हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। तो इस चैप्टर को हम लोग यहीं पे वन शॉट में कंप्लीट करेंगे जिससे कि आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाए और आपके ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट किया जाए। मैंने आपके लिए ये क्लास 10th का जो नोट्स है सीबीएसई का, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मैंने यहाँ नोट्स के फॉर्म में भी डिजाइन कर दिया है, तो आपको समझ में भी आएगा बहुत अच्छे तरीके से कि किस तरीके का ये चैप्टर है और क्या क्या इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो चलिए आइए, हम लोगों ने सोचा था कि इस चैप्टर को लगभग अंडर 30 मिनट्स के अंदर ही कंप्लीट करेंगे। तो आइए जल्दी से इसको स्टार्ट करके और खत्म भी करते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले आप लोग को समझना है कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स क्या होता है। तो फॉरेस्ट क्या होता है और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स क्या होता है, तो आइए समझते हैं। देखिए, उससे पहले हम लोग को जानना होगा कि फॉरेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्यों होता है। देखिए, फॉरेस्ट का अगर बात करें तो ह्यूमन के लाइफ के लिए, हमारे अगर अर्थ पे हम लोग को जीना है तो फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही अगर बात करें तो ये क्या हम लोग को प्रोवाइड करता है, तो ये प्रोवाइड करता है हमारे लिए हैबिटेट्स प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है और इकोलॉजिकल सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। ये तीनों चीजों को ये प्रोवाइड करता है। अब हैबिटेट्स में क्या प्रोवाइड करता है, देखिए, होम टू अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हैबिटेट्स उसको कहते हैं जहां पे बहुत बड़े पैमाने पे प्लांट्स और एनिमल का क्या हो, वैरायटी हो, तो उसको क्या बोलेंगे, हैबिटेट्स बोलेंगे। यानी होम ऑफ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर बात करें ये रिसोर्सेज कैसे प्रोवाइड करता है, तो रिसोर्सेज में आपको पता होगा वुड्स प्रोवाइड करता है, फ्रूट्स प्रोवाइड करता है, मेडिसिनल प्लांट्स प्रोवाइड करता है, फूडर प्रोवाइड्स करता है और फ्यूल भी प्रोवाइड्स करवाता है ये हम लोग को। तो यानी इतना चीजें हम लोग को ये देता है। यानी अगर बात करें इकोलॉजिकल सर्विसेज का बात करें तो इकोलॉजिकल सर्विसेज में कैसे हेल्प करता है, तो कंट्रोल करता है सॉइल इरोजन को होने से, रेगुलेट करता है क्लाइमेट को और मेंटेन करता है दी वाटर साइकिल को मेंटेन करने का काम करता है। और हम लोग को या पूरे यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने उनके लाइफ को सस्टेन करवाने के लिए, जैसे कि हम लोग को ऑक्सीजन का प्रोवाइड करवाता है। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। यानी वाइल्ड लाइफ का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे, यानी हमारे लाइफ में या हमारे पूरे इकोसिस्टम में वाइल्ड लाइफ का क्या इंपॉर्टेंट है। तो वाइल्ड लाइफ क्या होता है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ को हम लोग जानेंगे इंक्लूड ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं जैसे कि बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स फाउंड इन फॉरेस्ट, उसी को क्या बोलेंगे, वाइल्ड लाइफ बोलेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी ईच स्पीसीज प्ले अ क्रूशियल रोल, यानी जितने भी स्पीसीज है, हर वो स्पीसीज, एक का स्पीसीज भी है तो वो बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी क्रूशियल रोल प्ले करता है किसमें, फूड चेन में और इकोसिस्टम बैलेंस करने में। यानी फूड चेन को करने में और साथ ही इकोसिस्टम को बैलेंस करने में। आपको पता होगा कि वो उसको खाएगा, वो उस पर डिपेंडेंट है ना, इस तरीके से ये फूड चेन को दर्शाता है, आप लोग जानते होंगे। और साथ ही इकोलॉजिकल सिस्टम यानी इकोसिस्टम को बैलेंस करने में भी ये क्या करता है, वाइल्ड लाइफ हेल्प करता है। अगर बात करते हैं तो इसमें आप लोग जानते होंगे कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में। देखिए, जो भी हम लोगों के पास वाइल्ड लाइफ है तो उसको अगर हम लोग कंजर्व करके ना रखें तो वो क्या होगा, एक समय में लुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें तो इसको क्या प्रोटेक्शन की जरूरत है, प्रिवेंट करने की जरूरत है एक्सटिंक्शन से, साथ ही विच वुड बी डिस्टर्ब द इंटायर इकोसिस्टम। अगर हम लोग इसको नहीं करते हैं तो वो पूरे इकोसिस्टम को ही क्या कर के रख देगा, डिस्टर्ब करके रख देगा और खत्म कर देगा। साथ ही कर सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो हमारे इंडिया में, अगर बायोडाइवर्सिटी का बात किया जाए तो पहले ये समझना होगा बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है। दोनों सेम वर्ड है, मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। अगर बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी तो रेफर टू अ वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, यानी ये क्या करता है, हमारे अर्थ पे जितने भी अलग अलग वैरायटी के लाइफ लोग यानी जी रहे हैं, कुछ एनिमल जी रहे हैं, अलग अलग बैक्टीरिया से लेके हर वो चीजों को क्या करता है, ये उसके बारे में बताता है। बायोडाइवर्सिटी उसी को कहते हैं, यानी अलग अलग जीवों का जो वैरायटी हमारे अर्थ पे वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। इसमें हम लोग जानेंगे कि स्पीसीज ऑफ प्लांट्स के जितने भी स्पीसीज हैं वो भी, एनिमल्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जेनेटिक डिफरेंस इन सब में होता है दीज स्पीसीज में। ये क्या करते हैं, इकोसिस्टम को बनाने का काम करता है और इंश्योर करता है सस्टेनेबिलिटी और रेलियंस ऑफ दी इकोसिस्टम को, और प्रोवाइड करता है वाइटल रिसोर्सेज और इकोलॉजिकल सर्विसेज को प्रोवाइड करवाता है। तो ये सब था बायोडाइवर्सिटी का हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और क्या होता है बायोडाइवर्सिटी ये आप समझ गए। तो आपको पता होगा इंडिया इज अ रिच बायोडाइवर्सिटी, आप पढ़े होंगे कि इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे एनिमल्स मिलते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे उसके स्पीसीज मिलते हैं और प्लांट्स के स्पीसीज मिलते हैं। तो लगभग कहा जाता है 8% जो वर्ल्ड का स्पीसीज है वो हमारे इंडिया में मिलते हैं। यानी वर्ल्ड का टोटल 8%, टोटल का 8%, कितना, 8% स्पीसीज हमारे इंडिया में मिलते हैं। साथ ही बात किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है हमारे यहाँ 47,000 प्लांट स्पीसीज को और 89,000 एनिमल स्पीसीज को। इतना बड़ा मतलब स्पीसीज हमारे पास, इतना बड़े पॉइंट पे स्पीसीज हमारे पास क्या है, मौजूद है हमारे इंडिया में।
अब बात करते हैं हॉटस्पॉट्स का, बात करते हैं तो हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी का 3 हॉटस्पॉट्स को यहाँ पे दिखाया गया है। यानी वेस्टर्न घाट को दर्शाया गया, आप लोग इंडिया का जो वेस्टर्न घाट जानते होंगे ये वाला पार्ट, तो उसको दर्शाया इस तरीके से है ना। यहाँ पे जो पार्ट है इंडिया का उसको वेस्टर्न घाट बोलेंगे। हिमालयस आपको पता होगा, यानी आप देखे होंगे कि इस तरीके से मैप है, तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट आपका है, तो ये वाला हिमालय वाला पार्ट है। हिमालय वाले पार्ट में भी साथ ही इंडो बर्मा रीजन वाला ये वाला, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो ये सारा क्या दर्शा रहा है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है। यहाँ बड़े पैमाने पे एनिमल्स और स्पीसीज वगैरह उनके अलग अलग या प्लांट्स के स्पीसीज वगैरह मिलते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक जो देखिए टाइप्स ऑफ स्पीसीज का बात करें, तो टाइप्स ऑफ स्पीसीज क्या होता है, यानी अलग अलग टाइप्स ऑफ स्पीसीज आखिर किसने किया, तो आपको याद होना चाहिए कि अलग अलग स्पीसीज को बांटने का काम IUCN ने किया था। क्लासिफिकेशन किसने किया, IUCN। तो आप फुल फॉर्म हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको पता है या नहीं, आपने पढ़ा था या नहीं। तो ये क्योंकि ये वन शॉट वीडियो आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत अच्छा है, तो आप जरूर कमेंट में बताएं कि IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है। अब देखिए इसने क्या किया, जितने भी स्पीसीज हैं उसको 6 टाइप में डिवाइड कर दिया। IUCN ने क्या किया, जितने भी अर्थ पे स्पीसीज हैं उसको क्या कर दिया, नॉर्मली हमारे इंडिया में बात कर सकते हैं तो उसको क्या 6 टाइप में डिवाइड कर दिया। जैसे कि नॉर्मल स्पीसीज, इंडेंजर्ड, वनरेबल स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, इंडेमिक और एक्सटिंक्ट स्पीसीज, यानी इतने अलग अलग टाइप में क्या कर दिया गया, इसने पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया। देखिए नॉर्मल स्पीसीज क्या होता है, आप जैसे आपके आसपास जो भी आसपास में दिख रहा होगा, नॉर्मली जो भी जहां जाते होंगे वो दिख जाता होगा, तो वो क्या मान लीजिए नॉर्मल स्पीसीज है। जैसे कि जिनका पॉपुलेशन लेवल क्या एकदम नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, वो बढ़ भी मतलब नॉर्मली बढ़ भी रहे हैं और घट बहुत ज्यादा नहीं रहे, यानी वो नॉर्मल है। जैसे कि आप लोग कैटल जानते होंगे, गोट जानते होंगे, साल का ट्री है, ये सारा कहीं ना कहीं क्या है नॉर्मल स्पीसीज में आएगा। अगर बात करते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज, तो आपको देखिए इसके वर्ड में ही डेंजर मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इंडेंजर्ड स्पीसीज का, जैसे कि रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी लगता है कि एक्सटिंक्शन इसका एक्सटिंक्ट हो सकता है, ये खत्म हो सकते हैं ड्यू टू डिक्लाइन नंबर, क्योंकि धीरे धीरे अगर नंबर खत्म होगा, इनका संख्या कम होगा तो वे क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा टाइगर्स हो गया, एसियाटिक लायन हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, आपको दिख रहा होगा पिक्चर। तो ये सारे स्पीसीज क्या हैं, ऐसे हैं जिनका नंबर अगर पॉपुलेशन कम होगा तो क्या हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट के तक जा सकते हैं, यानी उनको बोला जाएगा इंडेंजर्ड स्पीसीज। एक होते हैं वनरेबल स्पीसीज, तो वनरेबल स्पीसीज क्या है, वनरेबल आप वर्ड से भी इसको समझ सकते हैं, जैसे कि स्पीसीज हुज पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग, जिनका पॉपुलेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कुड बिकम इंडेंजर्ड, और वो किस में पहुंच चुके हैं, इंडेंजर्ड में पहुंच चुके हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वनरेबल स्पीसीज बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि एशियाटिक एलिफेंट होता है, ब्लू शिप होता है, और गंगा का जो डॉल्फिन है उसको भी हम लोग मानते हैं कि इसमें वनरेबल में। अब बात करते हैं रेयर स्पीसीज क्या होता है, तो रेयर स्पीसीज में आपको याद रखना है, रेयर वर्ड से भी ये भी पता चल रहा होगा कि रेयर है, नहीं ये काम बहुत करना रेयर है, इसका मतलब कोई कोई कर सकता है, यानी जिनका स्पीसीज विथ अ स्मॉल पॉपुलेशन, जिसका स्पीसीज का पॉपुलेशन बहुत कम हो और मे बी बिकम इंडेंजर्ड, और वो क्या इंडेंजर्ड की कैटेगरी में जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हिमालयन ब्राउन बियर हो गए, ये आपको दिख रहा होगा, ये ब्राउन बियर दिख रहा होगा, डेजर्ट फॉक्स होगा तो डेजर्ट फॉक्स भी आपको दिख रहा होगा, हॉर्नबिल होगा तो ये भी आपको दिख रहा है। तो ये सारे स्पीसीज क्या हैं, रेयर स्पीसीज में आते हैं। ये तीनों स्पीसीज का मैंने एग्जांपल में दे दिया है। अब इंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं, इंडेमिक यानी अब देखिए फाउंड ओनली इन स्पेसिफिक एरिया और रीजन, यानी ये वहीं मिलेंगे जहां बहुत ज्यादा हैबिटेट इनके लिए अच्छा होगा और बहुत कम संख्या में है। जैसे कि अंडमान में जो तील मिलता है, ये है दिख रहा होगा आपको एक पिक्चर, और निकोबार पिजन, ये निकोबार पिजन ये है, और अंडमान जो वाइल्ड पिग होता है ये आपको दिख रहा होगा। तो ये सारे वैसे स्पीसीज हैं जो किसी स्पेसिफिक रीजन में ही मिल पाते हैं, और वो इंडेमिक स्पीसीज में आते हैं, यानी और कहीं आप आसपास में देखिएगा तो नहीं मिलेंगे, ये उसी स्पेसिफिक रीजन में आते हैं जहां पे बड़े पैमाने पे। अब बात करते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या होता है। एक्सटिंक्ट स्पीसीज में याद रखना है, स्पीसीज दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट एनीवेयर, यानी वैसे स्पीसीज जो मतलब कह सकते हैं मतलब अब हो सकता है कि बहुत दिन तक नहीं रह पाए, क्योंकि वो पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट होते चले गए। जैसे कि आपको एशियाटिक चीता हो गया, यानी हमारे इंडिया से लुप्त ही हो गए हैं। अब बात करते हैं पिंक हेडेड डक हो गया, ये भी लुप्त होने की कगार, मतलब खत्म ही होने वाला है। ये सारे स्पीसीज, यानी अब देखिए मैं थोड़ा सा रिवाइज मरवा देता हूं आपको एक बार। नॉर्मल स्पीसीज जो मिल जाते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज हो सकता है अब डेंजर की कैटेगरी में चल जाए,
अगर हम लोग उसका जो नंबर धीरे धीरे कम अगर हो रहा है तो क्या हो चला जाएगा, डेंजर की कैटेगरी में चला जाएगा। वनरेबल आपको याद रखना है, पॉपुलेशन लेवल कम होते जा रहा है और वो किसके में चला जाएगा, इंडेंजर में, तो वो वनरेबल स्पीसीज कहलाएगा। अब रेयर स्पीसीज क्या है, मतलब वो कहीं कहीं मतलब आपको दिखता होगा, है ना, और वो इंडेंजर की कैटेगरी में जा चुका है। अब इंडेमिक स्पीसीज क्या है, वैसा स्पीसीज जो किसी स्पेसिफिक रीजन में मिलता है। इंडेमिक में, इंडेमिक मतलब खत्म होने की कगार में, अब बहुत ज्यादा कहीं कहीं पे नहीं मिलता है। यानी एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या है, अब वो क्या हो सकते हैं, किसी किसी जगह खत्म हो गए और कहीं कहीं बचे हुए हैं, यानी एनीवेयर एग्जिस्ट, यानी नो लॉन्गर एनीवेयर एक्सटिस्ट। अगर बात करते हैं एशियाटिक चीता और पिंक हेडेड डक इसमें मिलते हैं आपको, तो ये आपको दिख रहा होगा। अब देखिए काउजेस क्या है डिफॉरेस्टेशन का, अगर बात करें ये सब खत्म होने का कारण है डिफॉरेस्टेशन, तो डिफॉरेस्टेशन का कारण क्या है। अब डिफॉरेस्टेशन का अगर कारण जाने और वाइल्ड लाइफ लॉस हो रहे हैं उसका कारण क्या है, तो आप याद रखिएगा यहाँ पे मैंने कुछ कारणों को दर्शाया, जैसे कि एग्रीकल्चर एक्सपेंसेशन हो रहा है और माइनिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है और ओवर ग्रेजिंग हो रहा है और हंटिंग एंड पोचिंग हो रहा है। तो ये कुछ कारण बताए जा रहे हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर एक्सपेंसेशन क्या होता है, एक्सपेंशन मतलब एग्रीकल्चर का जो पूरी तरीके से बहुत ज्यादा फैल रहा है उसके बारे में बात किया जा रहा है। कारण कैसे क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे फॉरेस्ट उसके कारण कट हो रहा है। जैसे कि आपको पता होगा वीट, राइस और कॉटन का लोग खेती करना चाह रहे हैं, इसके लिए फॉरेस्ट को क्या करते जा रहा है, कम करते जा रहा है, यह भी एक कारण है। अगर बात करें माइनिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो माइनिंग के कारण भी क्या हो रहे हैं, फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। फॉरेस्ट आर क्लियर्ड फॉर मिनरल्स, कोल और इंडस्ट्री, ये सब के लिए फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है, तो इसका भी कारण है क्या, डिफॉरेस्टेशन होना। एग्जांपल के लिए जो बॉक्साइट माइनिंग है उड़ीसा और न्यामगिर हिल्स और अफेक्टिंग लोकल ट्राइबल्स को और कम्युनिटी को वहां पे क्या करता है, अफेक्ट करता है। वैसे ही एग्रीकल्चर एक्सपेंशन आप लोग को पता होगा कि धीरे धीरे एग्रीकल्चर का एरिया बढ़ा था तो लोगों ने फॉरेस्ट को बहुत ज्यादा कट किया, और आज भी लोग कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए लोग फॉरेस्ट एरिया को क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। जैसे कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर आपको पता होगा, यहाँ पे क्या किया जाता है, ट्री को कट किया जाता है और वहां पे पूरी तरीके क्लियर करके वो एरिया को कहीं ना कहीं वहां जो घास फूस होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसको जला के खत्म कर दिया जाता है, किसके लिए, फार्मिंग के लिए। और वो किस चीज को बढ़ावा देता है, डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देता है। वैसे ही माइनिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपको बॉक्साइट का माइनिंग क्या होता है, ओडिशा में बहुत ज्यादा होता है, उसके कारण वहां के जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको अफेक्ट करता है, उनके लाइफ को, और उसके कारण वो पूरा एरिया जो है कहीं ना कहीं फॉरेस्ट कवर धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कहें तो आपको पता होगा कहीं रोड बन रहा है, कहीं डैम बन रहा है, कहीं रेलवे बढ़ रहा है, और इसके कारण कहीं ना कहीं क्या बढ़ रहा है, फॉरेस्ट कम होते जा रहा है। और जैसे कि आपको एक एग्जांपल में मैंने यहाँ दिया है, सरदार सरोवर का जो डैम था नर्मदा रिवर पे सबमर्ज हो गया, वहां पे बहुत सारे जो वास्ट फॉरेस्ट एरिया थे वो पूरी तरीके से डूब गए। अब इसके कारण हम लोग कह सकते हैं वहां का फॉरेस्ट कवर क्या हो गया, खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया। अब देखिए नेक्स्ट जो आपको पॉइंट है, ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग कैसा कारण है, देखिए लाइवस्टॉक ग्रेजिंग फॉरेस्ट लीड टू सॉइल इरोजन एंड डिग्रेडेशन। अब देखिए ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पेड़ पौधा नहीं लगा हुआ है, और यहाँ पे अगर हम लोग पूरी तरीके से अपने कैटल्स को ये सब चीज को छोड़ दे और वहां से जितने भी घास फूस होगा, छोटे पेड़ पौधे होंगे, उसको भी ये खा जाएगा, तो क्या होगा, वहां पे कहीं ना कहीं फॉरेस्ट कवर हो ही नहीं पाएगा। और ये क्या चीज को बढ़ावा देगा, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हम लोग कह सकते हैं डिफॉरेस्टेशन को भी तो बढ़ावा देगा, और साथ ही साथ सॉइल इरोजन भी बढ़ेगा इसके कारण। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। और हंटिंग और पोचिंग तो आपको पता होगा, किसी किसी रीजन में तो इतने ज्यादा हंटिंग किए जाते हैं, जैसे कि इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स का इलीगल जो हंटिंग है वो भी तो क्या है, कारण का एक तरीके से क्या, डिफॉरेस्टेशन का भी और वाइल्ड लाइफ लॉस का भी। अगर बात कर रहे हैं तो इलीगल हंटिंग और पोचिंग में जैसे कि आप देखिएगा फर और टस्क, उसके अदर प्रोडक्ट को, ये सब को क्या करते हैं, लोग सेल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मैंने दिया है पोचिंग ऑफ राइनोज का पोचिंग किया जाता है, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क में, और देयर हॉर्न, उनके हॉर्न्स को काट के क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। ये सब कारण है कि मतलब किस चीज को बढ़ावा देता है, तो डिफॉरेस्टेशन को भी बढ़ावा देगा और वाइल्ड लाइफ का भी लॉस होगा। अगर वाइल्ड लाइफ का खत्म होंगे तो कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन भी दिखेगा, क्योंकि वाइल्ड लाइफ रहेंगे नहीं तो उनको कंजर्व करने के लिए जगह नहीं रहेगा, और जगह मतलब धीरे धीरे पेड़ पौधे भी क्या होते चले जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। क्योंकि लोग वाइल्ड लाइफ को तभी मतलब रख पाएंगे ना जब उनके पास फॉरेस्ट हो, और फॉरेस्ट तभी रह पाएगा जब उनके पास वाइल्ड लाइफ हो। तो ये आपको बात याद रखना है। अब हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को क्या किया जा सकता है, कंजर्व किया जा सकता है। देखिए कंजर्वेशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, तो आपको दिख रहा होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स, और बात किया जाए प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये क्या होता है आइए समझते हैं। देखिए नेशनल पार्क का जब बात किया जाए तो नेशनल पार्क में आपको याद रखना है कि
प्रोटेक्टेड एरियाज वेयर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड ह्यूमन एक्टिविटी इज रिस्ट्रिक्टेड, यानी जहां पे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाए और वहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज को क्या किया जाए, रिस्ट्रिक्ट किया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क्स का डिफिनेशन मिलता है। जैसे कि आपको याद होगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क होता है, कहां पे है, उत्तराखंड में है। कान्हा नेशनल पार्क है, कहां पे है, मध्य प्रदेश में, तो आपको ये याद रखना है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से किस तरीके से वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सकता है। देखिए ये वैसे एरिया होते हैं जहां पे प्रोटेक्टेड एरियाज वेयर सम ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक ग्रेजिंग आर अलाउड, ग्रेजिंग को अलाउड किया जाता है कंट्रोल्ड कंडीशन में। ये नहीं कि बड़े पैमाने पे जाके ग्रेजिंग करना, नहीं, ग्रेजिंग को कंट्रोल कंडीशन में क्या किया जाता है, ऑथराइज किया जाता है, लेकिन उसी को क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोलते हैं। जैसे कि आप लोग को एग्जांपल में याद रखना है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो कहां पे है, राजस्थान में है। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहां पे है, केरला में है, तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए एक होता है बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, ये लार्ज एरिया दैट प्रोटेक्टेड, ये प्रोटेक्टेड होते हैं कैसे, वाइल्ड लाइफ के लिए और ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ के लिए, यानी ट्रेडिशनल जो ह्यूमन कम्युनिटी है उसको भी बचाने के लिए, साथ ही वाइल्ड लाइफ के लिए, दोनों को बचाने के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है उसी तरीके से, या मतलब पहले से जो जंगल है वहां पे ट्राइबल्स रह रही थी उसको प्रोटेक्ट करके रखना, वही क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व कहलाएगा। जैसे कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था गवर्नमेंट ने, तो आपको याद रखना है इससे भी क्या किया गया, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया गया और साथ ही कुछ फॉरेस्ट को भी कंजर्व किया गया। एक्चुअली में प्रोजेक्ट टाइगर क्या था, तो लॉन्च हुआ था 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर आर देयर हैबिटेट, और वो किसके लिए था, प्रोजेक्ट टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए, उसको बचा के रखने के लिए, उनका पॉपुलेशन कम ना होने देने के लिए, साथ ही उनके हैबिटेट्स को कम ना होने देने के लिए, यानी जो इन्वायरमेंट में वो रहते हैं उसको भी कंजर्व करना मेन गोल था। अब देखिए सक्सेसेस क्या मिला, हेल्प किया हुआ, क्या इंक्रीज किया टाइगर का पॉपुलेशन हमारे इंडिया में, इसका कारण है। अब देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है, प्रोजेक्ट एलिफेंट में एलिफेंट को एक्चुअली में क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब ये लॉन्च हुआ था 1992 में, प्रोटेक्ट करने के लिए, किसको लिए, एलिफेंट्स को और देयर हैबिटेट्स के लिए, और यहाँ पे रिड्यूस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, और यहाँ पे इसके कारण एक और चीज सोचा गया था कि किस तरीके से ह्यूमन और एलिफेंट के कॉन्फ्लिक्ट को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, क्योंकि इसके कारण भी बहुत सारे एनिमल्स को लोग मार दिया करते थे, एलिफेंट को, और यह भी एक कारण था कि प्रोजेक्ट का एलिफेंट को लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आप लोगों ने समझा होगा कुछ ऐसे चिपको मूवमेंट्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, वो भी एक कारण है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को क्या कंजर्व करने का बहुत अच्छा तरीका था, लोगों ने क्रिएट किया था। देखिए चिपको मूवमेंट क्या था, तो आपको ओरिजिन याद रखना है, 1970s का टाइम पीरियड, और उत्तराखंड आपको जगह का याद रखना है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या था, इसको प्रोटेक्ट करना ट्री को, किसके लिए, कट डाउन, यानी उनको कटने से बचाने के लिए, और लोग क्या करते थे ना, उसको जाके इस तरीके से हग कर लेते थे, यानी खास महिलाएं ये काम किया करती थी, जो वुमेन थी वो इसके लोग कंजर्व करने में अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाए। और साथ ही इनका सिग्निफिकेंस का बात किया जाए तो वहां पे लोकल वुमेन्स बाउट अटेंशन टू इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, वो लोग चाहते थे कि हमारा जो कम्युनिटी है इसके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर हम लोग इस ट्री को नहीं बचा के रखेंगे तो एक समय आएगा कि हम लोग भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और हमारा लाइफ भी इसी से चल रहा है, तो इसके सहारे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो वुमेन्स ने ये चिपको मूवमेंट को चलाया था। अगर बात किया जाए गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है, किसके लिए, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, तो गवर्नमेंट ने ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को चलाया। अब ये क्या था, इसमें इन्वॉल्व किया गया था लोकल जो कम्युनिटीज हैं, और टू प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट को मैनेजमेंट में लाने के लिए, यानी फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए लोकल कम्युनिटीज का हेल्प लेके उस फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाना मेन एम था। इन गोल क्या था, मेन गोल क्या था कि वहां के लोकल कम्युनिटीज का हेल्प लेके फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाए। कम्युनिटीज को क्या देते थे, गेट बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट उनको दिया करते थे, प्रोडक्ट्स इन रिटर्न में उनको नॉन टिम्बर फॉरेस्ट को दिया जाता था। अब देखिए उसके बाद गवर्नमेंट ने इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया 1972 में। देखिए इसमें क्या, प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन, इसमें लीगल प्रोटेक्शन मिल गया किसको, इंडेंजर्ड जो स्पीसीज हैं उनको मिल गया। इंडेंजर्ड स्पीसीज जितने भी एक्सटिंक्ट हैं या इंडेंजर्ड की कैटेगरी में थे उसको क्या, एक लीगल प्रोटेक्शन मिल गया। साथ ही प्रोहिबिटेड किया गया हंटिंग को, और ट्रेड जो करते थे एनिमल के प्रोडक्ट्स को उसको भी क्या किया गया, कम किया गया इससे, यानी इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के प्लान को लाकर। साथ ही स्टैब्लिश किया गया प्रोटेक्टेड एरियाज को, लाइक नेशनल पार्क बनाया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी के कारण बन के तैयार हुई थी। तो 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था।
अब आपको याद रखना है रोल ऑफ लोकल कम्युनिटी। कुछ लोकल कम्युनिटीज थे, आपको अपने चिपको मूवमेंट के बारे में पढ़ा। अब कुछ और भी आपको याद रखना है, बिश्नोई कम्युनिटी जो कि राजस्थान की कम्युनिटी थी, और स्केर्ड ग्रोवर्स थे, ये इसके बारे में समझना है। देखिए बिश्नोई कम्युनिटी का आप लोगों ने स्टोरी तो बहुत अच्छे से सुना होगा। नोन फॉर देयर स्ट्रिक्ट कंजर्वेशन एथिक्स और प्रोटेक्टिंग ट्री एनिमल्स इवन ए सैक्रिफाइस देयर लाइव्स। उन्होंने अपने जान तक को दे दिया, किसके लिए? सिर्फ ट्री को बचाने के लिए। तो आपको ये बात याद रखना है। अब बात करते हैं स्केर्ड ग्रोवर्स क्या होते हैं, यानी ये लोग जंगल को ही अपना भगवान मानते हैं, ऐसा समझिए। स्मॉल फॉरेस्ट एरिया आर दी प्रोटेक्टेड, यानी स्मॉल फॉरेस्ट एरिया को इस कारण से प्रोटेक्ट किया जाता है, किसके कारण से? रिलीजियस बिलीफ के कारण से। ये लोग पूजनीय मानते थे अपने पेड़ पौधों को। अब बात करते हैं फाउंड इन द सेवरल पार्ट ऑफ द इंडिया, जैसे कि आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटका में और महाराष्ट्र में स्केर्ड ग्रोवर्स। साथ ही बात कर सकते हैं दीज ग्रोवर्स आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी आर ऑफन अनटच्ड बाय द मॉडर्न डेवलपमेंट। और ये जितने भी स्केर्ड ग्रोवर्स हैं, जो ग्रोवर्स हैं, ये बायोडाइवर्सिटी में बहुत अच्छा होता है। साथ ही बात किया जाए यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मॉडर्न डेवलपमेंट में है, ये लोग उससे बचाते हैं कि मॉडर्न डेवलपमेंट अगर होगा तो कहीं ना कहीं वो पूरा एरिया क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा एक समय में। तो अब कंक्लूजन क्या समझ में आता है हम लोग को? कंक्लूजन में ये समझ में आता है कि सस्टेनेबल यूज और कलेक्टिव एफर्ट्स और अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन, किस तरीके से क्या किया जा सकता है, हम लोग कंजर्व कर सकते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। सबसे पहले अगर वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को कंजर्व करना है तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए क्या करना पड़ेगा? यूज इन द वे दैट कैन रीजनरेट एंड कंटिन्यू द प्रोवाइड रिसोर्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन। इसलिए हम लोग करना चाहते हैं ना कि एक समय आए कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी हमारा जो बेनिफिट्स मिल रहा है उनको भी ये बेनिफिट्स मिल पाए। तो इसके लिए भी हम लोग कंजर्व करना चाहते हैं। इसी के लिए हम लोग किसका सहारा लेना चाहते हैं? सस्टेनेबल का सहारा लेना चाहते हैं, सस्टेनेबल कंजर्वेशन का सहारा लेना चाहते हैं, साथ ही सस्टेनेबल एफर्ट्स को लगाते हैं। अब यही क्या है? एफर्ट्स। देखिए इसमें कहीं ना कहीं बात किया जाए, कंजर्वेशन रिक्वायर करता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटी और इंडिविजुअल। अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे तभी क्या हो पाएगा? कोई भी फॉरेस्ट कवर या वाइल्ड लाइफ या किसी भी रिसोर्सेज को क्या किया जा सकता है? कंजर्व किया जा सकता है। अगर बात कर सकते हैं अवेयरनेस एंड एजुकेशन के जरिए कैसे किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ेगा। कैसे? इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट को, जो यानी ये अवेयरनेस लोगों के बीच में फैलाना पड़ेगा कि फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस एक्चुअली में क्या है, वाइल्ड लाइफ का इंपॉर्टेंस क्या है, साथ ही उसको किस तरीके से प्रिजर्वेशन किया जा सकता है। तो आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा। तो यहीं पे हमारा चैप्टर क्या हो गया? खत्म हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। साथ ही अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के बाद में पास शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट में जरूर बताइए और लाइक करके जरूर जाइएगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।